चाहे वो गटर के पानी से जान खतरे में आए, या किसी दहशतगर्द की गोली से खतरे में आए, या उस मच्छर से खतरे में आए जो बारिश के पानी की वजह से पैदा हुआ, हुकूमत सिंध को जवाब दे तो होना होगा। तो हमने इस सिलसिले में जो ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्हीं ने फौरी तौर पर लॉ मिनिस्टर को इसके ऊपर कहा है कि इस ड्राफ्ट को देखें और एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा वज़ीर आज़म साहब को वो उस ड्राफ्ट का मुसव्वदा जो हमने भेजा है रिव्यू करके आर्टिकल 149(4) पे कैबिनेट के अंदर पेश करने की बात की जाए। उसके साथ साथ आर्टिकल 140A जो असल में शहरी इलाके, देही इलाके, सब का बुनियादी मसाइल जो हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो शहरियों के मसाइल हैं, जिसका ताल्लुक़ सर्विस डिलीवरी से है, जिसका ताल्लुक़ मोहल्ले की सफाई से है, जिसका ताल्लुक़ गटर से है, जिसका ताल्लुक़ फुटपाथ से है, जिसका ताल्लुक़ सड़क से है, वो चीज़ें जो एक बुनियादी सहूलतें कहलाती हैं, उसकी ज़िम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है। इस सूबे की कमबख्ती है, बदनसीबी है, और जो हुक्मरान हैं उनकी बदअमाली है और बदफेली है कि उन्हीं ने ये हकूक़ छीन के बल्दियाती निज़ाम से सूबाई हुकूमत की तरफ ले आए। इस सूबे में PFC का अवार्ड नहीं हुआ 2007 से। ये सारे वो मसाइल हैं जो आर्टिकल 140A के तहत आते हैं। इस सिलसिले में फरवरी के महीने में असद उमर साहब और वज़ीर आज़म साहब दोनों ने पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमारे कराची के MNAs और MPs भी उस पिटीशन का हिस्सा बनेंगे, और अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर इसको सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाए कि ये आर्टिकल 140 सुना जाए। अगर हमारे पास आज 2/3 अक्सरियत होती तो हम पूरा आर्टिकल 140A के अंदर ही ये कानून लिख देते, लेकिन वो आइन में तरमीम की शक है और मैं समझता हूँ उस पर रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 140A को फर्दर डिफ़ाइन कर। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते हमारे सिंध के MPA जिसमें सिद्रा, संजय, बिलाल, अरसलान, मैंने मिल के काम किया था लोकल बॉडीज़ एक्ट, वो हमने असेंबली में जमा कराया कि वक्त ज़रूरत अगर कोर्ट मांगेगी कि आप क्या चाहते हैं तो हम वो कानून का मसवदा उनको दें कि ये है हमारी ख्वाहिश। और आखिरी बात, वो कल का ऐलान है जिसको हम समझते हैं इस वक्त इस शहर की अशद ज़रूरत थी बीमारी से बचने के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, कि जो कुछ कराची में हुआ उसको एक डिज़ास्टर समझा जाए। और यही पैगाम गवर्नर साहब लेके गए थे और ये पैगाम उन्हीं ने बाखूबी दिया, और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हीं ने हमारी ख्वाहिशात के लिहाज से वो पैगाम वहाँ दिया। और वज़ीर आज़म साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने फौरी तौर के ऊपर इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि जो कुछ कराची के इस वक्त हालात हैं वो एक डिज़ास्टर से कम नहीं हैं, और उन्हीं ने फौरी तौर पर चेयरमैन NDMA को कहा कि वो एक्टिवेट हों और वो तदाबीर जो वो समझते हैं कि कराची के हालात को बेहतर करने के लिए, कराची के शहरियों को बीमारियों से महफूज करने के लिए वो और पाक फ़ौज मिलकर फौरी तौर पर एक्शन लें। मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त की शदीद ज़रूरत थी, इससे कि भाई नासिर हुसैन शाह साहब ने तो कह दिया था कि सिंध गवर्नमेंट को तो कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से वो नाले नहीं साफ़ कर सके। तो पता नहीं ये कोरोना का मर्ज़ कब तक मुराद अली शाह को लगा रहेगा, इसलिए कि अगर उनको ये लगा नहीं होता तो वो जब उनको अकल की बात समझाई जा रही थी कि तुम्हारे से आज तुम्हारे बस में कुछ करना नहीं है, तुम्हारे बस में सिर्फ TV पे आप चिप 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 करना है,
उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बिलावल बहुत पसंद है और उसकी मास्क बहुत पसंद है। कम से कम ये चिप 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 बंद हो जाता है। जिस तरह भैंस के बच्चे के बकौल उनके पहना दिया जाता है कि वो दूध ना पी सके, तो हम उससे बचे रहते हैं। वो नहीं आते तो उनके हारी वारी आ जाते हैं और रोज़ एक कहानी सुना के चले जाते हैं। आज कल की कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी। उन्हें कहा कि सिंध का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ सेहतयाब हुए। क्या शानदार रिकॉर्ड है, कितनी तारीफ वाला रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा लोगों को जिनको कोरोना वायरस लगा, तुम्हारे इक़दामात के बावजूद उसकी तादाद भी सिंध में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए सेहतयाब होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड तो ये होता कि सिंध में सबसे कम कोरोना वायरस फैला। ये क्या रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लोग सेहतमंद यहाँ हुए? ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस ऐसे ही फिगर्स लेके आती है ये गवर्नमेंट। 12 साल से जो इन्होंने पूरे सिंध के अवाम को और खुसूसी शहरी इलाकों के अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। हर चीज़ के ऊपर ड्रामा टोपी चल रहा होता है। अब के नासिर शाह साहब का नया ड्रामा टोपी है, हम जिम्मेदार हैं और हम शर्मिंदा हैं। भाई तुम जिम्मेदार और शर्मिंदा हो, इससे हम क्या करें? हम क्या करें? अगर तुम इतने जिम्मेदार और शर्मिंदा हो, तुम लोकल बॉडी से रिजाइन करो कि तुम फेल हो चुके। 12 साल हम अभी अगला सवाल आप पूछ लेंगे। हम तो ये इतलाक खान साहब से कहते हैं हर जगह अप्लाई करें, फेडरल गवर्नमेंट में भी करें। जो फेल हो उसको हटाओ और स्टैंडर्ड KPI लगाओ। इससे कि हमारी जमात वो जमात नहीं है जिसको सिर्फ जरदारी साहब ने कह दिया तो चुप बैठ जाओ तो चुप बैठ जाए। नवाज शरीफ के खां हमें हमारे लीडर ने हक दिया है कि ज़बान रखते हो, तमीज़ से कायदे से अपने सारे ख्यालात का इजहार कर सकते हो। तो हम अपने ख्यालात का इजहार करते रहेंगे। हम समझते हैं जो अच्छी बातें हुई हैं, हम वज़ीर आज़म साहब को और उनकी पूरी टीम को और असद उमर साहब को इस वक्त तक जो कोरोना के मैदान में कामयाबियाँ हुई हैं इस जंग को लड़ने में, और ख़ास तौर पे खुदाए बुजुर्गवार का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे मुल्क को इस आफत से उतना मुतासर नहीं किया जैसे दुनिया के दूसरे इलाके। कोई सवाल? कोरोना के केसेस का जिक्र किया है जी कि जी कोरोना केसेस जो है ज़्यादा जो सिंध में इस वाले जो आपने जिक्र किया, जो मुस्लिम वहाब या दीगर हुकूमत का मतलब था, उनका कहना है कि हम ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। जी मैं सुबह जो उन्होंने ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की, जी मैं एक मेयार ऐसा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो है अमवात। जितने ज़्यादा केसेस होंगे उतनी ज़्यादा अमवात होनी चाहिए। तो अमवात देख लीजिए, हम 12 कहते रहे हैं कि सिंध में तो जिस शख्स को गोली भी लगी है उसको भी उन्होंने कोविड डिक्लेयर करके मार दिया। उन्होंने तालिब जौहरी साहब जो कि 4 साल से अलील थे, सैयद मुनव्वर हसन, कितने केसेस ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट हैं जिनको कोविड डिक्लेयर कर दिया और वो लिस्ट में आए हैं कोविड की डेथ्स में। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम उन्हीं की फ़िगर मान लेते हैं कि सारी वो फिगर दुरुस्त है। लेकिन अमवात की शरह से जज कर लीजिए कि इस वक्त आज पंजाब की 19 डिस्ट्रिक्ट में 0 केस रिपोर्टेड और 24 डिस्ट्रिक्ट्स में 0 डेथ रिपोर्टेड है। तो ये जो हालात हैं पूरे मुल्क में, कोई मुकाबला नहीं है सूबों के दरमियान। ये एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जब से अडॉप्ट की है, ये केसेस कम होने शुरू हुए हैं। ट्रैक एंड ट्रेस को जितना बेहतर कर लिया जाए वो बेहतर है और उसी से मामला दुरुस्त होंगे। जी आपको आपने जो मुतालबा किया है वो क्या आपने समझने के जमहूरियत के बरक्स है और सिंध हुकूमत के हक में डाला नहीं मारा डाले, आवाम क्या इससे रद्द-ए-अमल नहीं देंगे? जमहूरियत का मतलब है अवाम की खिदमत। वो जमहूरियत जो अवाम की खिदमत नहीं करती वो चोरों और डकैत कहलाते हैं। इससे कि 1.3 ट्रिलियन का बजट अगर अवाम की खुशहाली पे खर्च नहीं होता और उसके असरात ज़मीन पर नज़र नहीं आते तो इसके मतलब ये वो हुकूमत नहीं है,
वो अवामी हुकूमत नहीं है, वो एक डिक्टेटर की हुकूमत है, एक जालिम की हुकूमत है, एक चोर की हुकूमत है, एक डाकू की हुकूमत है, एक जरदारी के ग़ुलाम की हुकूमत है, एक जर के पुजारी की हुकूमत है, मुल्क के सबसे बड़े बीमारी की हुकूमत है। आप ये बताइए कि आप किस नारे मेयर कराची केसी के बारे में आपने उसका तस्करा नहीं किया, क्या वही जिम्मा है 4 सालों से जो एक ही बात जिम्मेदारी तो सब गवर्नमेंट ने ले ली है वर्ल्ड बैंक के फंड्स के लिए। और ये चीज़ की भी मतलब आपने मुझे कहा कि देखिए, पहली चीज़, हर वो शख्स जो किसी ओहदे पे भी बैठा हुआ है उसके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ज़रूर है। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरे पास वो इख्तियार नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूँ, तो मैं अपना कलम इस्तेमाल करता हूँ, अपनी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अवाम में आगाही लाता हूँ, लेजिस्लेशन लिखता हूँ कि हालात बेहतर हों, एहतजाज करता हूँ। ये काम मेयर कराची को भी करना चाहिए था। उसको अगर इतनी शहर का दर्द था तो उसे भूख हड़ताल कर देनी चाहिए थी चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने कि मुझे पैसे दो वरना मैं तादम मर्ग यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसके पास बहुत सारे हथियार थे। वो केएमसी के अंदर बजट कटिंग करता, जब काम करने के पैसे नहीं है तो मुलाजमीन को काम करता, वो मुलाजमीन निकलते और चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे आते। बात सारी ये कि हमें वसीम अख्तर साहब से ज़ाती तौर पे बड़ी शिकायत है, उनकी जमात से नहीं है। ज़ाती तौर पे उनका जो रोल हमारे नज़दीक एज मेयर होना चाहिए था उसमें कमी रही है। उनके नज़दीक उन्होंने पूरी कोशिश की है, वो मेयर थे, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि मैं क्या बरी ज़िम्मा हूँ सिंध के हालात से, तो मैं जब बरी ज़िम्मा नहीं हूँ तो मैं किसी और को कैसे बरी ज़िम्मा कहूँ। कि ये मेरा ख्याल से मेरा हक नहीं है, मैं इस वक्त के इस पे करूं, वो तारीख खुद उनके बारे में जो लिखना चाहे लिखे। आपकी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, ऐसी ख्वाहिशें जिस पे अमल ही नहीं हो सकता। 148 का आप कह रहे हैं इतलाक करो, 149 का इतलाक करो, तमाम सूबों के आप देख लें, चारों सूबों के अंदर माशाल्लाह पंजाब के अंदर भी बड़े मसाइल हैं, KPK के अंदर भी बड़े मसाइल हैं, और बलोचिस्तान में तो बहुत ही मसाइल हैं, उन पर अमल दरामद की बात नहीं करते। जहाँ मुंतखब हुकूमतें हैं उनको उल्टा करने के लिए आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म एक्शन ले। चीनी का बहरान आया, पेट्रोल का बहरान आया, दीगर आटे का बहरान अभी चल रहा है, अभी टमाटर, अदरक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई, उस पर कोई अमल दरामद की आप बात नहीं कर रहे एज ए अपोजिशन लीडर। सिर्फ 148, 49 की जो आम लोगों के आवाम की चीज़ें, बिजली महंगी हो गई, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, उसकी बात नहीं कर रहे आप। मुकम्मल हो गया जनाब सवाल। पहली चीज़ ये है, क्या खूब लगे कि मैं बात करूं अमेरिका की कि अमेरिका को ये करना चाहिए। बात ये है ना, मैं रहता पाकिस्तान में हूं, मैं अमेरिका के मामलात में कहूं कि सदर ट्रंप ने जो कुछ किया वो बहुत अहम खाना था, ये तो नहीं है। मैं सिंध का अपोजिशन लीडर हूं, मुझे सिंध की बात करनी है। पंजाब में जो अपोजिशन बैठी है वो करे डिमांड, बलोचिस्तान में जो अपोजिशन बैठी है वो करे डिमांड। मैंने जाके उनके मुंह पे ताला तो नहीं लगाया। मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक को एज अ मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एज अ अपोजिशन लीडर, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मेरे और मेरे MP ने धरना दिया इस बात को पावर कराने के लिए कि 2023 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तो इस शहर को इस मोनोपोली से जो है आज़ादी दिलाई जाए, छुटकारा हासिल किया जाए। महंगाई, टमाटर 400 का होता है तो बहुत शोर मचाते हैं, जब 20 रुपए का और 10 रुपए का टमाटर हुआ था तारीफ़ें की थी आपने। ये एक सीजनल फिनोमेना है। अच्छा, एग्रीकल्चर है किसकी जिम्मेदारी? वो क्या है? वो जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। सप्लाई चेन वेजिटेबल्स और फ्रूट की किसकी जिम्मेदारी है? वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या पाकिस्तान ने कम गंदम इस साल उगाई है या पैदा हुई है, या चीनी के ज़खायर कम है? बात यह डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम कौन कंट्रोल कर रहा है? हर चीज़ का इल्ज़ाम वफाक पे डालना है तो सूबों की हुकूमतों को ख़त्म कर दो। 18वीं तरमीम के बाद हमें कोई इख्तियार नहीं रहा है कि हम सूबों में इंटरवीन कर सके।
वो जो आर्टिकल आपने 149(4) है वो है, इसीलिए हमने उसको चंद महदूद चीज़ों पे लगा के सिंध के लोगों को जो है रिलीफ प्रोवाइड की है। एक उधर से ले लूँ, आपका एक ले चुका हूँ, उनसे आखिरी 2 सवाल। जी बोलिए। आपने अपने और पंजाब के अपोजिशन लीडर में कंपेयर किया, आप आज़ाद हैं, पंजाब के अपोजिशन लीडर तो जेल में, वो कैसे वहाँ पे आवाज़ उठाएं? पार्टी है ना। मेरे ख्याल से उनके मुंह पे टेप लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, ज़बान सीधी गई है, सी तो दी गई है उनके जराइम से। वो रोज़ असेंबली का सेशन आते हैं, क्या वहाँ असेंबली के बाहर इस तरह मीडिया नहीं मौजूद? मैं कौन सा रोज़ अपने घर पे बुला के आपको खाना खिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ? वो उनकी आदत थी। वो लिफाफा भी बेचते थे और खाना भी खिलाते थे। अरे छोड़िए, मुझे जो काम आपका करने का वो आप करें, मुझे तो जो है वो नज़र जो आया है, जो मैंने कह दिया, ढूंढना आपका काम है, एंटी करप्शन का काम है। चलिए, अली साहब ने जो है कराची की सफाई का जो है बेड़ा उठाया था, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, क्या आपने कभी उसका हिसाब मांगा? जी मांगा और आज भी वो हिसाब दे सकता हूँ। एक पैसा जो है वो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के नाम चेक बने, उन्हीं को पैसे मिले। 9.98 करोड़ का हिसाब फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने सबमिट किया है, मीडिया को भी पेश किया है। मीडिया उसको इग्नोर कर रही है, तो आज भी निकाल के दोबारा पेश कर देंगे। ये ना गवर्नमेंट का इस पर कोई पैसा था, जिन लोगों से डोनेशन ली गई थी उनको कहा गया था डायरेक्टली फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को दें, उसके एक ख़ास बैंक अकाउंट में डाले गए। उस बैंक अकाउंट में जितने पैसे आए, उनके चेक्स जो विड्रॉ हुए, उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है। आखिरी सवाल है। जी बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा इल्ज़ाम लगाया है, समझ। अच्छा जी, मैं आपके 3 सवाल है। पहली चीज़ ये है कि क्योंकि सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, 10,000 पहले कैमरा लगाए थे और 20,000 कैमरों का बाद में बजट दिया था। उन लोगों की तस्वीर सामने ले आएँ, वो पत्थरों का साइज़ सामने ले आएँ जो उन नालों में डाले गए। और अगर ये काम वो नहीं कर सकते तो ये मान लें कि उन्हीं ने इधर भी पैसे खा गए और ना काम किया ना कुछ किया। अब दूसरी बात ये है कि किस साइज़ का पत्थर डलेगा। वो पत्थर जो है मैं अपने कंधे पे, या हो सकता है सईद गनी की कमर पे लेके आया हूँ और सईद गनी से कहा हो कि डाल दो। वो कौन सी कमर थी जिसके ऊपर वो पत्थर उठा के लाई गए? कि वो कोई इतनी छोटी चीज़ तो थी नहीं कि कोई उसको देखने वाला ना हो। इससे कि कंकरियों से, इससे कि 2-2 कंकरियाँ जिस तरह शैतानों को मारते हैं, आप देखते हैं ना जब हज पे शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं तो उससे भी जो है इतनी हो जाती हैं कंकरियाँ कि रास्ता पानी का रुक जाता है। ये उस लोगों ने वहाँ गंदे नाले देख देख के सिंध हुकूमत को शैतान समझ के कंकरियाँ फेंकते रहे, शायद उसकी वजह से ये नाले बंद हो गए। भाई वो बहुत अहम हिस्सा है। माफ़ी चाहता हूँ, आपने भी याद नहीं कराया कि आपका नहीं, वो मैं इग्नोर नहीं कर। एक सवाल हो गया, जैसे मस्जिद
देना जवाब दे दे हाँ, लेकिन हमारा कोई वो तो आपका नहीं था, आपका नहीं था। अगर सिर्फ हिंट दे दे, के बाद दोबारा कहें कि यार उसका जवाब दो ठीक नहीं आप रिमाइंड करा देते, वो 3-4 सवाल हो गए थे, तो आपका भी ये काम है कि जवाब दे देते, मुझे याद दिला देते, बहुत इम्पोर्टेंट। ले लूँ जी, शुरू कर लूँ? माफ़ी, दोबारा एक बड़ा अहम सवाल पूछा गया था कि क्या कराची को वफाक के इख्तियार में दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कोई हल नहीं। कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का ताज है। ये कराची को हमने पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर बनाना है, सिंध हुकूमत की मदद के साथ या बग़ैर सिंध की हुकूमत की मदद के साथ। इस शहर को, इस सूबे का दारुल खिलाफा बना के हसीन करना है। ये सिंधी कह रहे हैं हेलो हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चांद नवाब साहब, जो कि आपकी और मेरे सबके दरीना दोस्त हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो उनके लिए फातिहा पढ़ें। मैं पूर हूँ। आज की इस मीडिया टॉक के दो हिस्से हैं। पहला वो हिस्सा है जो मकसद हमने आपको बयान किया था, और दूसरा जो है वो इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल, इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। पिछले साल नवंबर के महीने में UNHCR ने एक सेमिनार कराची में किया और मुल्क भर में वो सेमिनार करते आए, जिसके अंदर उन्होंने निशानदेही की कि पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो बच्चों के हकूक़ की जो ज़िम्मेदारियां हैं, जिस चार्टर पे हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किया है, उसके सूबाई कवानीन और कौमी कवानीन जो हैं उसमें कुछ सुकम है, कुछ कमी है, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे उर्फ़ आम में समझाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लिहाज से हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा कहलाता है। पाकिस्तान के कवानीन में वो कहीं 14 साल है, कहीं 16 साल है। अब अगर आपने बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक चलना है तो उसके लिए ज़रूरी था कि कवानीन में तब्दीली की जाए। इसी तरीके से बहुत सारे कवानीन में, और राबिया तफसीलन उनकी तरफ ले जाएंगी, जैसे शादी के कवानीन हैं तो उसके अंदर सज़ा दूल्हा को तो मिलती है, मौलवी को नहीं मिलती जो निकाह पढ़ाता है। जो अफसर उस इलाके का है जिसको ख़बर दी जाती है और वो कुछ नहीं करता, उसको भी नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत सारी कमियां इन कवानीन में थीं, और मैंने
और राबिया ने मिलके हमने दावत दी तमाम जमातों को कि आए। हमने वादा भी किया। उस सेमिनार के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने, MQM के लोगों ने, GDA के लोगों ने और PTI के लोगों ने सबने साइन किया कि हम ये कवानीन को तब्दील करेंगे। और वहाँ जो लिखा वो नवंबर में 45 दिन लिखे। हम लोगों ने काम शुरू किया। हमने दावत दी, डिप्टी स्पीकर के को भी दावत दी कि आप, क्योंकि वो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और प्रिजाइड कर रही थी, कि आप पीपल्स पार्टी की जानिब से या किसी और को अपॉइंट करना चाहें तो करें। हमने जैसे जैसे काम करते जा रहे थे हम उनको ड्राफ्ट बिल्स भी बना के भेजते जा रहे थे कि आप इस पे अगर कोई कमेंट करना चाहें तो वो कमेंट भी कर दें। अनफॉर्चुनेटली किसी ने कॉपरेट नहीं किया और आखिरकार हमने तमाम काम मुकम्मल करने के बाद भी भेजा और आज 1.5 महीना गुजर गया है इस बात को भी हुए। तो हमने मजबूरन, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशंस से भी वादा किया हुआ था, हम इस्लामाबाद जाके भी ये बिल नेशनल काउंसिल को पेश करेंगे, SDG गोल्स वालों को पेश करेंगे। इसलिए हमारे लिए लाजमी हो गया कि आज ये बिल, जिनकी तादाद 20 है और हमने एक किताब की शक्ल में कर दी है, ये 20 बिलों के पे मुश्तमिल जो हमने अमेंडमेंट्स की हैं कानून में, ये वो सारे कवानीन हैं जो मौजूद हैं। लेकिन कुछ कवानीन बहुत पुराने हो चुके। कोई कवानीन 2006 का भी है इसके अंदर, शॉप एक्ट। उसके अंदर आपको पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। अब जब से चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसके तहत काम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ख़ास व्यू रख सकती है इसके ऊपर। चंद घंटों के लिए बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा हो, हम समझते हैं उनको चंद घंटे, 4 से कम घंटे अगर कोई दिन में काम करना चाहे वो काम कर सकता है। लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे हम यकीन नहीं रखते। हमने कवानीन में वो तब्दीलियाँ लाएँ। मैं चाहूँगा कि राबिया वो कवानीन के ऊपर रोशनी डाल दें और उसके बाद फिर हम इस वक्त की कराची की सूरत हाल पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे फिरदौस साहब ने बताया कि ये जो कवानीन हैं बच्चों के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट साइन किया हुआ है चाइल्ड राइट्स कमीशन के साथ, और इसी तरीके से हमारी अपनी भी पाकिस्तान के और सूबा सिंध की ऑब्लिगेशन है कि हम बच्चों की हकूक़ की हिफाजत करें। ये कुल 20 के करीब बिल थे, जिनमें से 4 ऐसे बिल थे जिसके ऊपर कोई ऐसे गैप्स नहीं थे, यानी जिसका स्टेटस ग्रीन था। लेकिन बाकी 16 बिल ऐसे थे जिनके ऊपर किसी न किसी स्टेज के ऊपर हमें अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। इसमें कुछ मैं चीदा आपको बिल्स बता देती हूँ जो कि क्रिटिकल हैं और आज के हवाले से, इश्यूज़ के हवाले से वो बहुत ही अहमियत का हामिल हैं। सबसे पहले ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, और इसके अंदर जैसे फिरदौस साहब ने बताया कि हर बिल के अंदर एज के गैप या डिफरेंस के अलावा भी ऐसे कवानीन हैं जिनको के तब्दील करने की अशद ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बच्चा गुम जाता है तो उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट के पास ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए या एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो 4 घंटे के अंदर अगर कोई भी उसकी FIR दर्ज ना कराए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट जो है वो उसकी FIR दर्ज कर सके। इसी तरीके से इंस्पेक्शन, यानी आपके सूबे के अंदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, रिमांड होम्स, हॉस्पिटल्स या ऐसे ऑल्टरनेट होम्स जो कि बच्चों को, ऑर्फनेजेस जो बच्चों को बेसिकली होस्ट करते हैं या रखते हैं अपने पास, या सेफ हाउसेस, उनकी इंस्पेक्शन का राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास होना चाहिए, जो कि अभी कवानीन के अंदर वो राइट्स मौजूद नहीं है। ना सिर्फ इंस्पेक्शन का राइट मौजूद होना चाहिए बट उनके पास वो लीगल पावर भी होनी चाहिए कि अगर वो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है उनकी प्रैक्टिसेस तो उनके ऊपर वो लीगल एक्शन ले सकें, उनसे सालाना उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मांग सकें, और फिर रैंडम बेसिस के ऊपर ऑर्फनेजेस की जो, जिस तरह आपने जैसे देखा कि इसमें एक बिल ऐसा भी है जो कि सिंध
सिंध ऑर्फनेजेस एक्ट है, सूबे के अंदर कोई 43 अनरजिस्टर्ड ऑर्फनेजेस मौजूद हैं। और मैं 43 इसलिए कह रही हूँ कि ये वो ऑर्फनेजेस हैं जो कि सरफेस पे हमें नज़र आते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऑर्फनेज भी, चाहे वो एडी हो, चीपा का हो या किसी और का हो या किसी और प्राइवेट इदारे का हो, किसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के थ्रू नहीं कराई हुई, जिसकी वजह से ये हर तरीके से ज़िम्मेदारियों से, कानूनी ज़िम्मेदारियों से बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी इसका एक केस चल रहा है, पिटिशन है, जिसमें बावर कराया गया है कि इन तमाम ऑर्फनेजेस को सिंध ऑर्फनेज एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करना है और उसकी ज़रूरत है ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी उन ऑर्फनेजेस को बेसिकली विज़िट कर सके। इसके साथ साथ जो बच्चे इन ऑर्फनेजेस के अंदर रहते हैं वो नादरा के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे कुछ क्लॉजेज़ हैं जो कि सिंध ऑर्फनेज एक्ट के अंदर मिसिंग है और जिनकी अशद से ज़रूरत है कि आपको अगर किसी भी बच्चे को किसी ऑर्फनेज के अंदर से जब आप बाहर भेज देते हैं या अडॉप्शन पे भेज देते हैं तो उसके हवाले से कवानीन जो हैं वो हमारी करंट लेजिस्लेशन के अंदर मिसिंग है। फिर सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की जैसे फिरदौस साहब ने बात की, उसके अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, जो निकाह ख्वाह है, वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। यानी कि निकाह ख्वाह निकाह पढ़वा सकता है, लेकिन वो उसकी जो फ्रेमवर्क है कानून की, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट का जिक्र ही नहीं है। तो आप अगर किसी चाइल्ड मैरिज के अंदर कोई केस परस्यू करते हैं तो वो जो मौलवी हजरात हैं या लोकल गवर्नमेंट का सेटअप है वो उस कानून के तहत कवर ही नहीं होता। तो इस तरह के कुछ कवानीन हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल हैं। हमने देखा है कि सूबे के अंदर बॉन्डेड लेबर के अंदर 3.38 मिलियन बच्चा फोर्स चाइल्ड लेबर के अंदर है, लेकिन हमारे कवानीन जितने मौजूद हैं वो बहुत ही वीक हैं, जिसके बेसिस के ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन लेना भी चाहे तो आप उसके तहत काम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी था कि ये जो 14 क्रिटिकल बिल्स हैं जिसमें चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, सिंध ऑर्फनेजेस एक्ट, सबसे बढ़ के राइट टू एजुकेशन, जो कि बेसिकली हर कानून भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 25 है कि हर बच्चे का 16 साल तक की उम्र हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसको फ्री एजुकेशन देना। ये बिल, इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट, जो कि बहुत ही अहम बिल हैं जिनके अंदर ये तरामीम पेश की हैं और उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसको फौरी तौर के ऊपर डिपार्टमेंट वाइज या मिनिस्ट्री वाइज इसको असेंबली के अंदर टेबल करे। अगर कोई आपके जी जी प्लीज़ आप जी, ये जो एक्ट्स जिनके ऊपर काम हुआ है, सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2013, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट सन 2011, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल सन 2013, सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2013, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2017, सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2013, सिंध प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया एक्ट 2013, सिंध चाइल्ड ऑर्फनेजेस सुपरविजन एंड कंट्रोल एक्ट 1976, सिंध डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2017, सिंध न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एक्ट 2013, सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2017, सिंध मिनिमम वेजेस एक्ट 2015, सिंध बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। ये वो कवानीन हैं जिनके ऊपर हमने काम किया और बिल सबमिट किए और हमने ये कह दिया है कि हमें ये नहीं है कि आप इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल समझें, इसको आप अपना बिल समझिए। हुकूमत को कहा है कि आप इसको अडॉप्ट करके पेश कर दें। इसलिए कि हमें पता है कि अगर हमने ये कवानीन पे कहीं प्राइवेट मेंबर लिख देते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख देंगे तो ये बिल कभी असम्बली में पेश ही नहीं किए जाएंगे। हम बिल्कुल फराग दिली के साथ कहते हैं कि मेरा नाम, राबिया का नाम हटा दीजिए और इस पे सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब का नाम लिख दीजिए, कोई मसला नहीं।
लेकिन ये कवानीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस माशरे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब आ जाते हैं कराची के हालात के ऊपर। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने पिछले हफ्ते 3 अहम इक़दाम किए। सबसे पहले हमने बारिशों से पहले भी जिक्र करता रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन सिंध में करना लाजिम है। सिर्फ कराची के हालात नहीं, पूरे सिंध के हालात नागुफ्ता बे होते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारे MPA हजरात ने एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनवाया आर्टिकल 149(4) के तहत, और उस पर हमने अपनी ख्वाहिशात लिख के भेजी कि हम ये चीज़ें चाहते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जिनको कंसिडर करे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इशू करे। तारीख़ी तौर पे इस मुल्क में गवर्नर रूल तो आया है, लेकिन ये आर्टिकल 149(4) का इत्लाक पाकिस्तान की तारीख़ में जब से ये आइन बना है कभी नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूरी है, आर्टिकल 7, 29, 9 जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीज़न है, वो सारे जो पहले से लेके 35 तक क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उसमें से बेतहाशा कवानीन आइन की पामाली हो रही है इस वक्त सिंध के अंदर, इससे कि लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। जैसे साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, ये एक बुनियादी हकूक़ है। लोगों की माल असबाक ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, इसकी हिफाजत उनका हकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है और उसका डिमांड करना उनका बुनियादी हकूक़ है। चाहे वो गटर के पानी से जान ख़तरे में आए, या किसी दहशतगर्द की गोली से ख़तरे में आए, या उस मच्छर से ख़तरे में आए जो बारिश के पानी की वजह से पैदा हुआ, हकूमत सिंध को जवाब दे तो होना होगा। तो हमने इस सिलसिले में जो ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने फौरी तौर पर लॉ मिनिस्टर को इसके ऊपर कहा है कि इस ड्राफ्ट को देखें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा वज़ीर आज़म साहब को वो उस ड्राफ्ट का मुसव्वदा जो हमने भेजा है रिव्यू करके आर्टिकल 149(4) पे कैबिनेट के अंदर पेश करने की बात की जाए। उसके साथ साथ आर्टिकल 140A जो असल में शहरी इलाके, देही इलाके, सब का बुनियादी मसाइल जो हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो शहरियों के मसाइल हैं, जिसका ताल्लुक़ सर्विस डिलीवरी से है, जिसका ताल्लुक़ मोहल्ले की सफाई से है, जिसका ताल्लुक़ गटर से है, जिसका ताल्लुक़ फुटपाथ से है, जिसका ताल्लुक़ सड़क से है, वो चीज़ें जो एक बुनियादी सहूलतें कहलाती हैं, उसकी ज़िम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है। इस सूबे की कमबख्ती है, बदनसीबी है, और जो हुक्मरान हैं उनकी बदअमाली है और बदफेली है कि उन्होंने ये हकूक़ छीन के बल्दियाती निज़ाम से सूबाई हुकूमत की तरफ ले आए। इस सूबे में PFC का अवार्ड नहीं हुआ 2007 से। ये सारे वो मसाइल हैं जो आर्टिकल 140A के तहत आते हैं। इस सिलसिले में फरवरी के महीने में असद उमर साहब और वज़ीर आज़म साहब दोनों ने पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमारे कराची के MNAs और MPAs भी उस पिटीशन का हिस्सा बनेंगे, और अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर
इसको सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाए कि ये आर्टिकल 140 सुना जाए। अगर हमारे पास आज 2/3 अक्सरियत होती तो हम पूरा आर्टिकल 140A के अंदर ही ये कानून लिख देते, लेकिन वो आइन में तरमीम की शक है और मैं समझता हूँ उस पर रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 140A को फर्दर डिफाइन कर। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते हमारे सिंध के MPA जिसमें सिद्रा, संजय, बिलाल, अरसलान, मैंने मिल के काम किया था लोकल बॉडीज़ एक्ट, वो हमने असेंबली में जमा कराया कि वक्त ज़रूरत अगर कोर्ट मांगेगी कि आप क्या चाहते हैं तो हम वो कानून का मसवदा उनको दें कि ये है हमारी ख्वाहिश। और आखिरी बात, वो कल का ऐलान है जिसको हम समझते हैं इस वक्त इस शहर की अशद ज़रूरत थी बीमारी से बचने के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, कि जो कुछ कराची में हुआ उसको एक डिज़ास्टर समझा जाए। और यही पैगाम गवर्नर साहब लेके गए थे और ये पैगाम उन्हीं ने बाखूबी दिया और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हीं ने हमारी ख्वाहिशात के लिहाज से वो पैगाम वहाँ दिया। और वज़ीर आज़म साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने फौरी तौर के ऊपर इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि जो कुछ कराची के इस वक्त हालात हैं वो एक डिज़ास्टर से कम नहीं हैं। और उन्हीं ने फौरी तौर पर चेयरमैन NDMA को कहा कि वो एक्टिवेट हों और वो तदाबीर जो वो समझते हैं कि कराची के हालात को बेहतर करने के लिए, कराची के शहरियों को बीमारियों से महफूज करने के लिए वो और पाक फ़ौज मिलकर फौरी तौर पर एक्शन लें। मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त की शदीद ज़रूरत थी, इससे कि भाई नासिर हुसैन शाह साहब ने तो कह दिया था कि सिंध गवर्नमेंट को तो कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से वो नाले नहीं साफ़ कर सके। तो पता नहीं ये कोरोना का मर्ज़ कब तक मुराद अली शाह को लगा रहेगा, इसलिए कि अगर उनको ये लगा नहीं होता तो वो जब उनको अकल की बात समझाई जा रही थी कि तुम्हारे से आज तुम्हारे बस में कुछ करना नहीं है, तुम्हारे बस में सिर्फ TV पे आप चिप 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 करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बिलावल बहुत पसंद है और उसकी मास्क बहुत पसंद है, कम से कम ये चिप 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 बंद हो जाता है। जिस तरह भैंस के बच्चे के बकौल उनके पहना दिया जाता है कि वो दूध ना पी सके, तो हम उससे बचे रहते हैं। वो नहीं आते तो उनके हारी वारी आ जाते हैं और रोज़ एक कहानी सुना के चले जाते हैं। आज कल की कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी, उन्हें कहा कि सिंध का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ सेहतयाब हुए। क्या शानदार रिकॉर्ड है, कितनी तारीफ वाला रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा लोगों को जिनको कोरोना वायरस लगा, तुम्हारे इक़दामात के बावजूद उसकी तादाद भी सिंध में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सेहतयाब होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड तो ये होता कि सिंध में सबसे कम कोरोना वायरस फैला। ये क्या रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लोग सेहतमंद यहाँ हुए? ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस ऐसे ही फिगर्स लेके आती है ये गवर्नमेंट। 12 साल से जो इन्होंने पूरे सिंध के अवाम को और ख़ुसूसी शहरी इलाकों के अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। हर चीज़ के ऊपर ड्रामा टोपी चल रहा होता है। अब के नासिर शाह साहब का नया ड्रामा टोपी है, हम जिम्मेदार हैं और हम शर्मिंदा हैं। भाई तुम जिम्मेदार और शर्मिंदा हो, इससे हम क्या करें? हम क्या करें? अगर तुम इतने जिम्मेदार और शर्मिंदा हो, तुम लोकल बॉडी से रिजाइन करो कि तुम फेल हो चुके। 12 साल हम अभी अगला सवाल आप पूछ लेंगे, हम तो ये इतलाक खान साहब से कहते हैं हर जगह अप्लाई करें, फेडरल गवर्नमेंट में भी करें। जो फेल हो उसको हटाओ और स्टैंडर्ड KPI लगाओ। इससे कि हमारी जमात वो जमात नहीं है जिसको सिर्फ जरदारी साहब ने कह दिया तो चुप बैठ जाओ तो चुप बैठ जाए। नवाज शरीफ के खां हमें हमारे लीडर ने हक दिया है कि ज़बान रखते हो, तमीज़ से कायदे से अपने सारे ख़यालात का इज़हार कर सकते हो, तो हम अपने ख़यालात का इज़हार करते रहेंगे। हम समझते हैं जो अच्छी बातें हुई हैं, हम वज़ीर आज़म साहब को और उनकी पूरी टीम को और असद उमर साहब को इस वक्त तक
जो कोरोना के मैदान में कामयाबियाँ हुई हैं इस जंग को लड़ने में, और ख़ास तौर पे खुदाए बुजुर्गवार का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे मुल्क को इस आफत से उतना मुतासर नहीं किया जैसे दुनिया के दूसरे इलाके। कोई सवाल? ये यार कोरोना के केसेस का जिक्र किया है जी कि जी कोरोना केसेस जो है ज़्यादा जो सिंध में इस वाले जो आपने जिक्र किया, जो मुस्लिम वहाब या दीगर हुकूमत का मतलब था, उनका कहना है कि हम ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। जी मैं कि सुबह जो उन्होंने ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की, जी मैं इसलिए वहाँ कम। जी मैं एक मेयार ऐसा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो है अमवात। जितने ज़्यादा केसेस होंगे उतनी ज़्यादा अमवात होनी चाहिए। तो अमवात देख लीजिए, हम 12 कहते रहे हैं कि सिंध में तो जिस शख्स को गोली भी लगी है उसको भी उन्हीं ने कोविड डिक्लेयर करके मार दिया। उन्हीं ने तालिब जौहरी साहब जो कि 4 साल से अलील थे, सैयद मुनव्वर हसन, कितने केसेस ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट हैं जिनको कोविड डिक्लेयर कर दिया और वो लिस्ट में आए हैं कोविड की डेथ्स में। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम उन्हीं की फ़िगर मान लेते हैं कि सारी वो फिगर दुरुस्त है, लेकिन अमवात की शरह से जज कर लीजिए कि इस वक्त आज पंजाब की 19 डिस्ट्रिक्ट में 0 केस रिपोर्टेड और 24 डिस्ट्रिक्ट्स में 0 डेथ रिपोर्टेड है। तो ये जो हालात हैं पूरे मुल्क में, कोई मुकाबला नहीं है सूबों के दरमियान। ये एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जब से अडॉप्ट की है, ये केसेस कम होने शुरू हुए हैं। ट्रैक एंड ट्रेस को जितना बेहतर कर लिया जाए वो बेहतर है और उसी से मामला दुरुस्त होंगे। जी आपको तो शमीम नकवी साहब, आपने जो मुतालबा किया है वो क्या आपने समझे कि जमहूरियत के बरक्स है और सिंध हुकूमत के हक में डाला नहीं मारा डाला, आवाम क्या इससे रद्द-ए-अमल नहीं देंगे? जमहूरियत का मतलब है अवाम की खिदमत। वो जमहूरियत जो अवाम की खिदमत नहीं करती वो चोरों और डकैत कहलाते हैं। इससे कि 1.3 ट्रिलियन का बजट अगर अवाम की खुशहाली पे खर्च नहीं होता और उसके असरात ज़मीन पर नज़र नहीं आते तो इसके मतलब ये वो हुकूमत नहीं है, वो अवामी हुकूमत नहीं है, वो एक डिक्टेटर की हुकूमत है, एक जालिम की हुकूमत है, एक चोर की हुकूमत है, एक डाकू की हुकूमत है, एक जरदारी के ग़ुलाम की हुकूमत है, एक ज़र के पुजारी की हुकूमत है, मुल्क के सबसे बड़े बीमारी की हुकूमत है। आप ये बताइए कि आप किस नाले मेयर कराची एमसी के माध्यम से आपने उसका तस्करा नहीं किया, क्या वही जिम्मा है 4 सालों से जो एक इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ गवर्नमेंट ने ले ली है वर्ल्ड बैंक के फंड्स के थ्रू। और पीएमसी से भी मतलब आपने कहा देखिए, पहली चीज़, हर वो शख्स जो किसी ओहदे पे भी बैठा हुआ है उसके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ज़रूर है। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरे पास वो इख्तियार नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूँ, तो मैं अपना कलम इस्तेमाल करता हूँ, अपनी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अवाम में आगाही लाता हूँ, लेजिस्लेशन लिखता हूँ कि हालात बेहतर हों, एहतजाज करता हूँ। ये काम मेयर कराची को भी करना चाहिए था। उसको अगर इतनी शहर का दर्द था तो उसे भूख हड़ताल कर देनी चाहिए थी चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने कि मुझे पैसे दो वरना मैं तादम मर्ग यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसके पास बहुत सारे हथियार थे। वो केएमसी के अंदर बजट कटिंग करता, जब काम करने के पैसे नहीं है तो मुलाजमीन को काम करता, वो मुलाजमीन निकलते और चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे आते। बात सारी ये कि हमें वसीम अख्तर साहब से ज़ाती तौर पे बड़ी शिकायत है, उनकी जमात से नहीं है, ज़ाती तौर पे उनका जो रोल हमारे नज़दीक एज मेयर होना चाहिए था उसमें कमी रही है। उनके नज़दीक उन्हीं ने पूरी कोशिश की है, वो मेयर थे, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि मैं क्या बरी ज़िम्मा हूँ सिंध के हालात से, तो मैं जब बरी ज़िम्मा नहीं हूँ तो मैं किसी और को कैसे बरी ज़िम्मा कहूँ। कि ये मेरा ख्याल से मेरा हक नहीं है, मैं इस वक्त के इस पे करूं, वो तारीख़ खुद उनके बारे में जो लिखना चाहे लिखे। आपकी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, ऐसी ख्वाहिशें जिस पे अमल ही नहीं हो सकता। 148 का आप कह रहे हैं इतलाक़ करो, 149 का इतलाक़ करो, तमाम सूबों के
कि आप देख लें चारों सूबों के अंदर माशाल्लाह पंजाब के अंदर भी बड़े मिसाइल हैं, KPK के अंदर भी बड़े मिसाइल हैं, और बलूचिस्तान में तो बहुत ही मिसाइल हैं। उन पर अमल दरामद की बात नहीं करते। जहाँ मुंतखब हुकूमतें हैं उनको उल्टा करने के लिए आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म एक्शन ले। चीनी का बहरान आया, पेट्रोल का बहरान आया, दीगर आटे का बहरान अभी चल रहा है, अभी टमाटर, अदरक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई, उस पर कोई अमल दरामद की आप बात नहीं कर रहे एज ए अपोजिशन लीडर। सिर्फ 148, 49 की जो आम लोगों के आवाम की चीज़ें, बिजली महंगी हो गई, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, उसकी बात नहीं कर रहे आप। मुकम्मल हो गया जनाब सवाल। पहली चीज़ ये है, क्या खूब लगे कि मैं बात करूं अमेरिका की कि अमेरिका को ये करना चाहिए। बात ये है ना, मैं रहता पाकिस्तान में हूं, मैं अमेरिका के मामलात में कहूं कि सदर ट्रंप ने जो कुछ किया वो बहुत अहम काना था। ये तो नहीं है। मैं सिंध का अपोजिशन लीडर हूं, मुझे सिंध की बात करनी है। पंजाब में जो अपोजिशन बैठी है वो करे डिमांड, बलूचिस्तान में जो अपोजिशन बैठी है वो करे डिमांड। मैंने जाके उनके मुंह पे ताला तो नहीं लगाया। मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक को एज अ मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एज ए अपोजिशन लीडर, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मेरे और मेरे MP ने धरना दिया इस बात को पावर कराने के लिए कि 2023 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तो इस शहर को इस मोनोपोली से जो है आज़ादी दिलाई जाए, छुटकारा हासिल किया जाए। महंगाई, टमाटर 400 का होता है तो बहुत शोर मचाते हैं। जब 20 रुपए का और 10 रुपए का टमाटर हुआ था तारीफ़ें की थी आपने। ये एक सीजनल फिनोमेना है। अच्छा, एग्रीकल्चर है किसकी जिम्मेदारी? वो क्या है? वो जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। सप्लाई चेन वेजिटेबल्स और फ्रूट की किसकी जिम्मेदारी है? वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्या पाकिस्तान ने कम गंदम इस साल उगाई है या पैदा हुई है, या चीनी के ज़खायर कम है? बात यह डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम कौन कंट्रोल कर रहा है? हर चीज़ का इल्ज़ाम वफाक पे डालना है तो सूबों की हुकूमतों को ख़त्म कर दो। 18वीं तरमीम के बाद हमें कोई इख्तियार नहीं रहा है कि हम सूबों में इंटरवीन कर सके। वो जो आर्टिकल आपने 149(4) है वो है, इसीलिए हमने उसको चंद महदूद चीज़ों पे लगा के सिंध के लोगों को जो है रिलीफ प्रोवाइड की है। एक उधर से ले लूँ, आपका एक ले चुका हूँ, उनसे आखिरी 2 सवाल। जी बोलिए। आपने अपने और पंजाब के अपोजिशन लीडर में कंपेयर किया, आप आज़ाद हैं, पंजाब के अपोजिशन लीडर तो जेल में, वो कैसे वहाँ पे आवाज़ उठाएं? मेरे ख्याल से उनके मुंह पे टेप लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, ज़बान सीधी गई है, सी तो दी गई है उनके जराइम से। वो रोज़ असेंबली का सेशन आते हैं, क्या वहाँ असेंबली के बाहर इस तरह मीडिया नहीं मौजूद? मैं कौन सा रोज़ अपने घर पे बुला के आपको खाना खिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ? वो उनकी आदत थी। वो लिफाफा भी भेजते थे और खाना भी खिलाते थे। अरे छोड़िए, मुझे जो काम आपका करने का वो आप करें। मुझे तो जो है वो नज़र जो आया है, जो मैंने कह दिया, ढूंढना आपका काम है, एंटी करप्शन का काम है। चलिए, जी मांगा और आज भी वो हिसाब दे सकता हूँ। एक पैसा जो है वो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के नाम चेक बने, उन्हीं को पैसे मिले। 9.98 करोड़ का हिसाब फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने सबमिट किया है, मीडिया को भी पेश किया है। मीडिया उसको इग्नोर कर रही है, तो आज भी निकाल के दोबारा पेश कर देंगे। ये ना गवर्नमेंट का इस पर कोई पैसा था। जिन लोगों से डोनेशन ली गई थी उनको कहा गया था डायरेक्टली फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को दें, उसके एक ख़ास बैंक अकाउंट में डाले गए। उस बैंक अकाउंट में जितने पैसे आए, उनके चेक्स जो विड्रॉ हुए, उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है। आखिरी सवाल है। जी बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा इल्ज़ाम लगाया है। समझ
अच्छा जी, मैं आपके 3 सवाल हैं। पहली चीज़ ये है कि क्योंकि सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, 10,000 पहले कैमरा लगाए थे और 20,000 कैमरों का बाद में बजट दिया था। उन लोगों की तस्वीर सामने ले आएँ, वो पत्थरों का साइज़ सामने ले आएँ जो उन नालों में डाले गए, और अगर ये काम वो नहीं कर सकते तो ये मान लें कि उन्हीं ने इधर भी पैसे खा गए और ना काम किया ना कुछ किया। अब दूसरी बात ये है कि किस साइज़ का पत्थर डलेगा। वो पत्थर जो है मैं अपने कंधे पे, या हो सकता है सईद गनी की कमर पे लेके आया हूँ और सईद गनी से कहा हो कि डाल दो। वो कौन सी कमर थी जिसके ऊपर वो पत्थर उठा के लाए गए, कि वो कोई इतनी छोटी चीज़ तो थी नहीं कि कोई उसको देखने वाला ना हो। इससे कि कंकरियों से, इससे कि 2-2 कंकरियाँ जिस तरह शैतानों को मारते हैं, आप देखते हैं ना जब हज पे शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं तो उससे भी जो है वो इतनी हो जाती हैं कंकरियाँ कि रास्ता पानी का रुक जाता है। ये उस लोगों ने वहाँ गंदे नाले देख देख के सिंध हुकूमत को शैतान समझ के कंकरियाँ फेंकते रहे, शायद उसकी वजह से ये नाले बंद हो गए।